नमस्कार, मैं हूं स्मिता रिशाल और आपकी कमाई बढ़ाने वाला ये पर्सनल फाइनेंस का हमारा खास शो योर मनी लेकर हम फिर से हाजिर हैं। जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत के लिए किस तरीके से प्लानिंग करें। योर मनी ना आपको सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर मोटा मुनाफा कैसे कमाया जाए ये गुण भी हम आपको सिखाते हैं ताकि आप जिंदगी के हर गोल को अच्छे से पूरा कर सके। अगर आप भी योर मनी में सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा योर मनी फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइव है। आप यहां भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं और अपने जवाब पा सकते हैं। योर मनी पर आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रस्तगी जी। हेमंत जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो पे जुड़ने के लिए। और जैसा कि हमारे इस शो का हमेशा से एक रिवाज रहा है कि हम कॉलर्स के कॉल लेने से पहले, उनके सवाल जवाब से पहले कुछ ऐसे बेसिक्स चीजें होती हैं जिनको क्लियर करते हैं ताकि जो नए हैं यानी कि जो म्यूचुअल फंड के बिगिनर्स हैं उनको भी और जो लगातार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको भी कुछ जानकारियां मिल जाए और उनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो भी क्लियर हो जाए। तो आज हम बात करेंगे मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप पर। और हाँ, यहां पर हम बात करेंगे मल्टी कैप बनाम फ्लेक्सी कैप की। तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले हेमंत जी आप जरा इस फंडे को क्लियर करिए कि ये मल्टी कैप की एबीसीडी जो होती है वो क्या होती है। जी, आई थिंक जब हम मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात करते हैं तो दोनों ही इक्विटी फंड्स की इंपॉर्टेंट कैटेगरी हैं। दोनों की जो ऑब्जेक्टिव है, जो स्ट्रेटेजी रहती है वो मार्केट के तीनों सेगमेंट यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने की होती है। लेकिन दोनों की जो स्ट्रेटेजी है और जो फिलॉसफी है और जो सेबी के जो डेफिनेशंस हैं वो थोड़े अलग है। पहले अगर हम मल्टी कैप फंड से शुरुआत करें तो जो सेबी की जो डेफिनेशन है मल्टी कैप फंड्स की, उनमें एटलीस्ट 75% पैसा जो है वो फंड मैनेजर को इक्विटी में इन्वेस्ट करना होता है और उसमें 25% जो है वो मिनिमम लार्ज कैप में और 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना होता है। यानी तीनों सेगमेंट के अंदर बराबर बराबर एक्सपोजर मिनिमम किसी भी फंड मैनेजर को मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करना होता है। जो बाकी 25% है वो उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो किसी भी सेगमेंट में जहां पे उनको लगे पोटेंशियल उसके हिसाब से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर हम एनालिसिस करें पोर्टफोलियो की जितने मल्टी कैप फंड्स हैं तो हम पाएंगे कि जो 25% का जो एक बड़ा हिस्सा है वो ज्यादातर जो है वो लार्ज कैप में जाता है। तो थोड़ा सा बायस आपको दिखेगा लार्ज कैप पे, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तीनों के तीनों जो सेगमेंट है मार्केट के उनमें आपको एक्सपोजर मिलेगा। अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो वहां पे डेफिनेशन थोड़ी सी सिंपल है, वो ये है कि फंड मैनेजर को उनमें आपको एक्सपोजर मिलेगा। अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो वहां पे डेफिनेशन थोड़ी सी सिंपल है, वो ये है कि फंड मैनेजर को एटलीस्ट 65% पैसा जो है वो इक्विटी में लगाना होता है। उसके अंदर मतलब वो चाहे तो 75, 85, 95 जितना भी लगा सकते हैं, बट उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरा, जो पोर्टफोलियो बनाते हैं उसमें उनको फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि वो जितना भी एक्सपोजर चाहे वो डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में लगा सकते हैं। मल्टी कैप फंड जैसा नहीं है कि आपको मिनिमम तीनों सेगमेंट में इतना पैसा आपको इन्वेस्ट करना। तो अगर आप चाहें तो जितना पैसा चाहे लार्ज कैप में लगाएं, जितना पैसा मिड कैप में लगाएं। उनमें भी अगर हम ज्यादातर फ्लेक्सी कैप फंड्स के पोर्टफोलियो की एनालिसिस करें तो हम देखेंगे कि वहां पे सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो लार्ज कैप में जाता है। मतलब ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि 70 या 75 या 70% पैसा जो है वो उससे ज्यादा भी कई बार लार्ज कैप में होता है और बाकी जो बचता है उसका बड़ा हिस्सा जो है वो मिड कैप में होगा। अमूमन आप देखेंगे कि फ्लेक्सी कैप फंड्स में जो स्मॉल कैप जो स्टॉक्स होते हैं बहुत कम हो या फिर कभी कहीं आपको शायद देखने को भी ना मिले। तो ये दोनों में ये फर्क है। एक तरफ तीनों सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट होना है, दूसरी तरफ फ्लेक्सिबिलिटी है जहां पे फंड मैनेजर चाहे पैसा लगा सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट जानना है कि ये फंड किसके लिए सूटेबल है। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो, आप चाहते हो कि तीनों सेगमेंट में मेरा पैसा लगा रहे और हम ये भी नहीं चाहते कि हमें उसको रीबैलेंस करना पड़े समय समय पे, यानी अगर बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिड कैप में हो जाए तो उसको कम कैसे करें, वो किसी भी इन्वेस्टर के लिए प्रॉब्लम होती है। तो वो आपके लिए फिर जो मल्टी कैप फंड्स है वो सूटेबल है। लेकिन क्योंकि 50% पैसा लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप में जाता है उसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है, लेकिन ऑफकोर्स साथ में उसमें पोटेंशियल भी है कि वो आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न दे। फ्लेक्सी कैप फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा होगा जो चाहते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा बायस रहे लार्ज कैप का, लेकिन साथ में वो ये भी चाहते हैं कि कुछ पैसा जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में रहे। यानी खुद ना डिसाइड करके आप फंड मैनेजर को डिसीजन देते हो कि आप जितना पैसा जिस सेगमेंट में आप लगाना चाहो वो लगा सकते हो। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा,
दोनों ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि ये कैटेगरीज हैं, बट डिसीजन इन्वेस्टर को ये सोच के लेना है कि आपका खुद का रिस्क प्रोफाइल क्या है और आप किस तरह का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। अगर खुद के रिस्क पे आप इसका चुनाव कर सकते हैं, लेकिन हेमंत जी फिर भी हमारी ये कोशिश रहती है कि एलोकेशन को लेकर जो थोड़ा बहुत डाउट रहता है लोगों के दिमाग में, उसको भी हम लगे हाथ दूर कर दे जब हम किसी भी कैप की बात करें। तो यहाँ पर इन दोनों कैप की जिस तरीके से आपने बात की, तो एलोकेशन, एक स्टैंडर्ड एलोकेशन क्या होगा अगर हम एक पोर्टफोलियो के लिहाज से इसकी बात करते हैं? तो देखिए, जनरली मेरा ये मानना है कि अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जो अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपके पोर्टफोलियो में जैसा मैंने कहा कि बायस होना चाहिए लार्ज कैप, यानी ज्यादा प्रोपोर्शन जो है वो लार्ज कैप में होना चाहिए। क्योंकि जब हम लार्ज कैप की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं कि इंडिया की जो टॉप 100 कंपनीज हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, यानी जो दिग्गज कंपनियां हैं वो 100 कंपनीज में वो पैसा इन्वेस्ट होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप 15, 20, 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपका ज्यादा पैसा जो है उन कंपनीज में लगे तो उतने लंबे समय तक सर्वाइव करें और वो ग्रो करती रहे। तो जनरली मेरा ये मानना है कि थंब रूल अगर आप लेके चलें तो 60% पैसा आपका लार्ज कैप में हो और 40% जो है वो मिड और स्मॉल में हो। उसमें भी आप कह सकते हैं कि जो 40% में भी कम से कम 70% या 60% जो है वो मिड कैप में और बाकी स्मॉल कैप में। तीनों सेगमेंट का आपके पोर्टफोलियो में इंपॉर्टेंट रोल है। स्मॉल कैप जो स्टॉक्स हैं बेसिकली वो आपको ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन वो वोलेटाइल भी ज्यादा होते हैं, इसीलिए उनका होना जरूरी है आपके पोर्टफोलियो में, लेकिन प्रपोर्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपका ब्रॉड एलोकेशन है। उसको चुनने के लिए आपके पास 2-3 तरीके हैं। जैसे हमने कहा, अगर आप चाहें तो मल्टी कैप फंड ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो अलग अलग लार्ज, मिड और स्मॉल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट वो डिपेंड करेगा आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। नए निवेशक है, बहुत ज्यादा समझ नहीं है किस तरह से रीबैलेंसिंग करना है, कैसे चुनना है, तो फिर ये दो कैटेगरी, दोनों की दोनों कैटेगरी मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट। और छोटा सा सवाल मेरा ये रहेगा आपसे हेमंत जी की जो टैक्सेशन होता है खास करके फ्लेक्सी कैप में, उसको हम कैसे समझेंगे टैक्स के लिहाज से? ये दोनों की दोनों जो है वो इक्विटी कैटेगरीज है, तो जो टैक्सेशन दोनों का बिल्कुल सेम है। यानी 1 साल के बाद अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना है वो 10% पे, और अगर शॉर्ट टर्म में आप निकालते हैं 1 साल के अंदर तो आपको 15% देना है। तो ये जो टैक्सेशन दोनों का बिल्कुल बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों इक्विटी कैटेगरी के फंड्स हैं। जी, तो कुल मिलाकर ये दोनों ही फंड्स आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन हाँ, आपके अपने अकॉर्डिंग कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, आप कितना एलोकेशन करना चाहते हैं और आप कितना चाहते हैं आगे इससे मुनाफा कमाना, वो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, दोनों ही फंड्स के अपने अपने फायदे जो यहाँ पर समझाया हमें हेमंत जी ने। अब चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं सुनील आर्या। सुनील आर्या जी, पूछे अपना सवाल। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। सर, मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी का प्रोफाइल, एक जो पोर्टफोलियो है वो मैंने आपको भेजा हुआ है, इसको मैं ही रन करता हूँ, ठीक है। 15 ईयर का मेरा इसमें जो है टाइम हॉरिजन है और लगभग 15,000 का ही मेरा इसमें SIP है। 5 फंड मेरे पास हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, UTI फ्लेक्सी कैप एंड ICI वैल्यू डिस्कवरी, इसमें 5,000 है, ICI इंफ्रा 2,500, बाकी सब में 2,500 का SIP है, बस ICI वैल्यू डिस्कवरी में मेरा 5,000 है। तो मैं ये जानना चाह रहा था सर, 15 ईयर्स बाद मेरे पास कितना कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा और मेरा जो टारगेट है वो 2 करोड़ का है, तो क्या मुझे इसमें एडिशनल करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, और यदि इसमें कोई फंड भी चेंज करना है तो प्लीज एडवाइज मी। ओके, सुनील जी बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टर हैं हेमंत जी, और बड़े सिलसिलेवार ढंग से इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। अभी फिलहाल इन्होंने अपनी बेटी का जो ये पोर्टफोलियो आप देख रहे हैं, दरअसल इनकी बेटी का पोर्टफोलियो है और उसी के लिहाज से इन्होंने सवाल भी पूछा है, जिसमें 15,000 की SIP ये करते हैं, जिसका वैल्यूएशन 5,16,000 से ज्यादा अब तक हो चुका है और 15 साल के लिए 2 करोड़ का इनका टारगेट है। पोर्टफोलियो का रिव्यू कराना चाहते हैं अपने, इन्होंने पोर्टफोलियो के बारे में बताया भी। ICICI प्रो वैल्यू डिस्कवरी फंड है इनके पास, ICICI प्रो फंड है इनके पास, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है और UTI फ्लेक्सी कैप फंड है। 2500 का एलोकेशन और एक पे 5,000 का एलोकेशन। क्या कुछ सलाह रहेगी इनको आपकी? आपने बिल्कुल सही कहा, काफी क्लैरिटी है इनके पोर्टफोलियो में दिख रहा है, गोल्स को काफी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, फंड अच्छे चुने हैं। पहले तो मैं शुरुआत करता हूँ इनका जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए क्या करना होगा। अभी जो करंट इन्वेस्टमेंट है सुन लीजिए आपकी 15,000 और आपका जो पोर्टफोलियो है वो करीब 5 लाख का है इस समय पे। उसको अगर आप कंटिन्यू करते हैं 15 साल तक, क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि अगर आप 12% का एनुअलाइज्ड रिटर्न लेते हैं तो करीब 1 करोड़ का कॉर्पस आप बना पाएंगे। आपका टारगेट जो है वो 2 करोड़ का है,
तो आपको यहाँ पे एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होगी, करीब 20,000 रुपये आपको और ऐड करने होंगे। और कोशिश कीजिए अगर आप टारगेट पूरा करना चाहते हैं इतने समय में, तो आपको जितना जल्दी हो सके अपने SIP को बढ़ाना होगा। दूसरा, अगर हम फंड्स की बात करें तो मुझे लगता है ब्रॉडली आपका फंड आपने काफी अच्छा बनाया है। वैल्यू डिस्कवरी में आपने ज्यादा इन्वेस्ट किया है, बट वो वैल्यू बेस्ड फंड है, ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है और इस समय पे आई थिंक वैल्यू स्ट्रेटेजी अच्छा परफॉर्म कर रही है। सिर्फ एक ही बदलाव मैं चाहूंगा यहाँ पे आप देखें, आपके पास एक मिड कैप है, एक स्मॉल कैप है, एक फ्लेक्सी कैप फंड है और एक वैल्यू फंड है। साथ में आपने एक इंफ्रा फंड में किया है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स ने पिछले कुछ 2 सालों में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन क्योंकि वो बाय नेचर जो है वॉलेटाइल हो सकते हैं और आपके पास ऑलरेडी एक मिड कैप और स्मॉल कैप फंड है, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप उसको डिसकंटिन्यू करके UTI फ्लेक्सी कैप में वो 2,500 ऐड करें तो वो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में बेहतर होगा। यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि UTI फ्लेक्सी कैप की परफॉर्मेंस पिछले 15 या 18 महीने में इतनी अच्छी नहीं रही है, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक की परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सबड्यूड है। मुझे लगता है जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट हम देखेंगे नीचे आएगा, जैसे जैसे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल में देखेंगे, तो ये जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं ये फिर से परफॉर्म करेंगे। तो अब मुझे लगता है कि इस समय पे जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे ऐसे फंड्स में, उसका आपको फायदा होगा। तो एक ही बदलाव मैं चाहता हूँ आपके अपने पोर्टफोलियो में, बाकी जैसे मैंने कहा SIP का अमाउंट बढ़ाना। जी, तो कुल मिलाकर सुनील जी मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि SIP अमाउंट तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। 15,000 के बदले आप 35,000 की अगर SIP करते हैं तो आप बहुत जल्द अपने जो आपका टारगेट है उसको हासिल कर लेंगे और ICICI प्रो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फंड है उससे बाहर निकलने की सलाह आपको दी गई है। इसके अलावा जो थीमेटिक फंड्स हैं पोर्टफोलियो में उससे भी आप बाहर निकलिए। इसके अलावा UTI फ्लेक्सी कैप फंड की सलाह आपको दी गई है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी कॉलर हमारे साथ है शिवानी, 23 साल की हैं शिवानी, और बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरीके से किसी महिला या यूं कहें कि किसी ऐसी बच्ची का इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग के लिए जब वो कॉल करते हैं। तो क्या कुछ सवाल है आपका शिवानी, बताएं। जी थैंक यू मैम। तो अभी मेरा जो प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में वो है निफ्टी 50, उसमें 5,000 रुपए। नवी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में 6,000 है। PGIM फ्लेक्सी कैप में 5,000 और SBI फ्लेक्सी कैप में 7,000 है। तो आई एम एमिंग कि नेक्स्ट 15 years में आई वांटेड टू अंडरस्टैंड इफ दिस SIP फंड इज गुड टू अचीव 1 crore इन द नेक्स्ट 15 years। ओके, तो हेमंत जी, शिवानी 23 साल की हैं, 15 साल में इनको 1 करोड़ का टारगेट है इनका। बड़ा ही अच्छा इन्होंने गोल सेट अपने लिए कर रखा है और 23,000 की SIP अभी ये करती हैं, 10,000 के अतिरिक्त SIP ये कर सकती हैं और उसी के लिए फंड भी इन्होंने मांगा है कि कौन से फंड में इसको निवेश करे। और जैसा कि इनका पोर्टफोलियो इन्होंने खुद आपको बताया कि कौन कौन से फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, तो क्या कुछ सलाह रहेगी आपको इनकी? जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा शिवानी को कि बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, बहुत ही सही समय पे आपने अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू किया। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जब आप यंग एज में पोर्टफोलियो बनाते हो तो जो भी आपके डर या जो भी आपके जो परसेप्शन इश्यू होते हैं वो काफी हद तक उसको आप टैकल कर पाते हो और एक काफी मैच्योर इन्वेस्टर आप बन पाते हो। तो आई थिंक अगर इनकी इन्वेस्टमेंट में देखो 23,000 रुपीज पर मंथ जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, 15 साल का इनके पास समय है। अगर ये अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस अनइंटरप्टेडली कंटिन्यू करते हैं 15 साल, तो ये करीब 1.5 करोड़ 1 crore 50 लाख का कॉर्पस बना पाएंगे। शायद इनका टारगेट 1 करोड़ है, उससे ज्यादा डेफिनेटली कॉर्पस इनके पास बनेगा। और जैसा इन्होंने कहा कि 10,000 रुपए अगर ये और ऐड करना चाहते हैं SIP में, तो फिर इनका जो कॉर्पस है वो करीब करीब 2 करोड़ 20 लाख का बनेगा। तो टारगेट पूरा करने में मुझे लगता है नहीं कुछ प्रॉब्लम है। बस ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि आप अनइंटरप्टेडली अपने पोर्टफोलियो को कंटिन्यू करें। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट इनका जो पोर्टफोलियो है उसको एनालाइज करें, इनके पास 2 इंडेक्स फंड है जैसा इन्होंने कहा, नवी का जो निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50। मेरा ये मानना है कि एक इंडेक्स फंड आप रखिए अपने पास, और जो नेक्स्ट 50 वाला जो है, क्योंकि अब जब आप दोनों इंडेक्स फंड ऐसे इसमें इन्वेस्ट करते हो सेम अमाउंट, तो आप प्रैक्टिकली तो पूरे 100 स्टॉक है लार्ज कैप के, उनमें आप इन्वेस्ट करते हो। तो मुझे लगता है कि नहीं, ये वो बहुत एक अच्छा आइडिया है। उसकी जगह में अगर आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड नेक्स्ट 50 की जगह में, जैसे कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, वो अगर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें तो मुझे लगता है आपको ज्यादा बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा, आपके पास 2 फ्लेक्सी कैप फंड है। हमने जैसे बात की शो के शुरुआत में कि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं उनमें बायस जो है ज्यादा वो लार्ज कैप पे रहता है, तो कहीं ना कहीं आपका जो पोर्टफोलियो है वो लार्ज कैप हैवी हो जाता है। तो उसमें भी मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी, जैसे मैंने कहा अभी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, वहां पे एक और फंड है PGIM फ्लेक्सी कैप की जगह अगर आप ICICI लार्ज एंड मिड कैप में अगर आप इन्वेस्ट करें तो मुझे लगता है कि वो
काफी बेहतर रहेगा आपके लिए। और अगर आप 10,000 पे एडिशनल इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक मल्टी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में रखिए, जो निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड हो सकता है। पूरा अमाउंट उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उससे क्या होगा, आपकी पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस सुधर सकती है। दूसरी बात, जो सही बैलेंस होना चाहिए आपका एलोकेशन तीनों मार्केट सेगमेंट में, उस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो में अचीव कर पाओ। जी, तो कुल मिलाकर आपके एसआईपी के लिहाज से बहुत बैलेंस्ड और बहुत ही अच्छा आपने प्लानिंग कर रखा है। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत सलाह आपको फंड को लेकर यहाँ पर दी है हेमंत जी ने। पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप से बाहर निकलने की सलाह आपको दी गई है। इसके अलावा नवी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड से भी आप बाहर निकल जाइए। आपको निवेश करने की सलाह कोटक इक्विटी ऑप्स फंड में और आईसीआईसीआई प्रो लार्ज एंड मिड कैप फंड में, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में, इन फंड्स में आप निवेश करें। और जिस तरीके की सलाह दी है हेमंत जी ने, उसके अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं तो आप बहुत जल्दी बहुत अच्छा मुनाफा बहुत कम उम्र में ही कमा सकती हैं। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द हाजिर होंगे। सवाल जवाब का सिलसिला योर मनी में यूं ही चलता रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा ये शो, जहां हम देते हैं आपके हर सवाल का जवाब। और आज आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ है हेमंत रस्तोगी। चलिए, दूसरे कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनंजय श्रीवास्तव इनका नाम है, उनसे पूछते हैं। अनंजय जी, बताएं क्या कुछ है आपका सवाल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर अनंजय बोल रहा हूँ। मैं मेरी एसआईपी चल रही है, मैंने डिटेल आपको भेज दिया है। और अभी मेरे करंट पोर्टफोलियो का वैल्यू 3 CR करीब में है। और मेरा टारगेट है, गोल है एट द एज ऑफ रिटायरमेंट अभी से 12 इयर्स के बाद 10 CR का। और बीच में बच्चे की एजुकेशन के लिए एक 50 लाख चाहिए था और एक 75 लाख चाहिए था। मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर लिया जाए कि पोर्टफोलियो ठीक है कि कुछ उसमें सुधार की जरूरत है। जी, अभी करीब 152 लाख 1.52 का अभी चल रहा है, एसआईपी चल रहा है मेरा। और कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट भी है मेरा, जो मैंने आपको डिटेल शेयर किया है मैम। जी, तो हेमंत जी, बहुत ही अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखा है म्यूचुअल फंड में। अगर मैं आपको डिटेल में पढ़ के बताऊं इनके इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो एसआईपी इनकी 1,60,000 की एसआईपी है महीने की। इसके अलावा लमसम अमाउंट इनका लगभग 1 करोड़ 4 लाख के आसपास का एक मुश्त इन्होंने निवेश कर रखा है। पोर्टफोलियो की वैल्यू 3 करोड़ हो गई है, आपको इन्होंने बताया ही। टारगेट 3 रखे हैं इन्होंने। 2025 का एक टारगेट है जिसमें इनको हर साल 17 लाख रुपए इनको चाहिए 2025 से। उसके बाद 2027 में इनको 75 लाख रुपए चाहिए और 2035 में 10 करोड़ का इनका मेन टारगेट है। इसके अलावा इनका जो पोर्टफोलियो है, मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है 15,000 के एलोकेशन के साथ, कोटक इमर्जिंग फंड है 15,000 के एलोकेशन के साथ, एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है 15,000 का एलोकेशन इसमें। इसके अलावा पराग पैरिक फ्लेक्सी कैप फंड है, कैनरा डिबेको स्मॉल कैप फंड है, मिराई एसेट लार्ज कैप फंड है, एचडीएफसी इंडेक्स फंड है। 40,000, 10,000, 15,000, 25,000 ये तमाम एलोकेशंस अनंजय जी के। हाँ, आईसीआईसीआई प्रो नेस्डेक 100 इंडेक्स फंड भी इनके पास है और एसबीआई मैग्नम इक्विटी ईएसजी फंड भी इनके पास है 5-5 हजार का। और एक मुश्त तो फिर है ही, आईसीआईसीआई प्रो इंडिया ऑप फंड है, एचडीएफसी बैलेंस एडवांस फंड है, यूटीआई फ्लेक्सी फंड। और एलोकेशन आप देखेंगे इनके जो लमसम जितने भी फंड्स हैं 26 लाख, 8 लाख, 6 लाख, तो अच्छा खासा, कहने का मतलब यह है कि एक अच्छा खासा इन्होंने इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कर रखा है। और फिर ये चाहते हैं कि जो टारगेट है इनका 10 करोड़, वो कैसे ये हासिल कर पाएंगे, उस पे आप इनको अपनी सलाह दे। तो क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी इनको? जी बिल्कुल। आई थिंक इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट है, वो पूरी इक्विटी फंड्स में है। उसके अलावा ऑब्वियसली उनके पास और भी इन्वेस्टमेंट है, जैसा उन्होंने कहा कि पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट है, एनपीएस में इन्वेस्टमेंट है। तो एक अच्छा पोर्टफोलियो बना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे एक मिक्स है, लमसम इन्वेस्टमेंट भी हुआ है और एसआईपी भी इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो आई थिंक दोनों का मिक्स, मेरा हमेशा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा रिटर्न देता है। तो स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पोर्टफोलियो बनाया है वो काफी अच्छा बनाया है। अब हम इनकी गोल्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं इनका गोल लेता हूँ, दूसरा गोल जो है, जहाँ पे इन्होंने कहा कि इनको 75 लाख रुपीज चाहिए बच्चे के एजुकेशन के लिए 4 साल के बाद। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ फंड्स को अपने हर गोल के साथ अलाइन करना चाहिए, ताकि आप उसको आप मॉनिटर कर सकें और देख सकें कि किस हद तक अपने आप जो कॉर्पस जो आपने अचीव करना है वहां तक पहुंच पाएंगे। तो इस पर्टिकुलर गोल की अगर मैं शुरुआत करूं यहाँ पे, तो 3 फंड है इनके पास जहां पे उन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप और एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज।
ये तीनों फंड अगर आप इस गोल को अलाइन करें, 4 साल तक इनको ग्रो करने दें, तो जो 75 लाख आपको चाहिए वो वहां से मिल जाएगा। तो एक गोल तो आप पूरा वहां से अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि अपनी रिटायरमेंट के लिए करीब इनको 10 करोड़ चाहिए, 12 साल का करीब समय इनके पास। वहां पे अगर हम यहाँ से लेके आगे जो इनकी SIP है 1,60,000 की, वो उसको अगर हम कंसीडर करें और साथ में ये जो 3 फंड्स का पैसा निकाल के हमने क्योंकि दूसरे गोल के लिए अलाइन किया, तो बाकी जो वैल्यूएशन बची पोर्टफोलियो की वो है करीब 2 करोड़ 40 लाख। ये दोनों अगर अगले 12 साल तक 12% के हिसाब से ग्रो करें तो करीब 14 करोड़ का कॉर्पस ये बना पाएंगे। इनका टारगेट जो है वो 10 करोड़ का है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि इनकी जो बाकी इन्वेस्टमेंट है, जाहिर सी बात है वो भी उनके पोर्टफोलियो में ऐड होंगी। तो मुझे लगता नहीं कि जो दोनों इंपॉर्टेंट गोल है इनके, उसको अचीव करने में कोई प्रॉब्लम होगी। इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले भी कहा एक क्वेरी के आंसर में, कि आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप इस प्रोसेस को अनइंटरप्टेडली कंटिन्यू करें। तीसरा गोल जो आपने कहा कि 17 लाख रुपए आपको चाहिए 2 साल हर साल, तो वो जैसा मैंने कहा कि आपके पास जो बाकी पैसा बचता है रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए, उसमें काफी स्कोप है। उसमें से कहीं से भी आप 35 लाख रुपए निकाल के उसको आप यूज कर सकते हैं। तो तीनों गोल जो भी आपने टाइम हॉराइजन डिफाइन किया है उसके हिसाब से आप अचीव कर पाएंगे। तो जहां तक गोल अचीव करने का सवाल है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेशन करने की जरूरत है। काफी सारे फंड है और शायद रेपुटेशन भी है, तो उसको थोड़ा सा अगर आप करेंगे तो उससे फायदा क्या होता है, एक तो परफॉर्मेंस सुधरती है और दूसरा जो है जो रिस्क रिवॉर्ड के बीच में जो बैलेंस है वो भी अच्छा आता है। तो शुरुआत करते हैं, जैसे मेरा ही एसेट लार्ज कैप है आपके पास, तो मुझे लगता है वो फंड डेफिनेटली स्लो डाउन हुआ है। उसके सामने अगर आपको उसी कैटेगरी का फंड चाहिए तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड देखिए, वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका अच्छा क्वालिटी पोर्टफोलियो है, तो वो आपके पोर्टफोलियो को इंप्रूव करने में थोड़ा सा मदद करेगा। दूसरा, स्मॉल कैप फंड्स में आपके पास 2-3 फंड है। तो जैसे आपके पास एक फंड है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, और आपने निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में भी एक लमसम इन्वेस्टमेंट किया है। तो मेरा ये मानना है कि दोनों में से एक फंड को रखिए, आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का जो फंड है उसको रखिए, और जो SIP आप कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में कर रहे हैं वो इस फंड में कीजिए। तीसरा, SBI ESG फंड में जो आप अपनी SIP कर रहे हैं उसको अगर आप कोटक इमर्जिंग में ऐड कर देंगे तो फंड भी थोड़े कम होंगे और जिस तरह का एलोकेशन डिफरेंट सेगमेंट्स को मिलना चाहिए वो मिलेगा। लमसम की अगर आप बात करें तो आपके पास एक फंड है टाटा बिजनेस साइकिल फंड, वो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको डिसकंटिन्यू करें, और SBI कॉन्ट्रा यहाँ पे आप SIP कर रहे हैं उसके अंदर आप ऐड कर दीजिए। तो ये 3-4 बदलाव अगर आप करते हैं तो मुझे लगता है शायद आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा रहेगा। जी, तो कुल मिला के अनंजय जी, जो आपका निवेश है उससे आप बड़े ही आसानी से अपने गोल को अचीव कर लेंगे। बस जरूरी है कि थोड़ा सा कंसिडरेशन जो है वो अपने पोर्टफोलियो में करें, और जो रिपीटेशन है आपके पोर्टफोलियो में फंड्स का उससे आप बचे, वरना गोल और टारगेट तो आपका बिल्कुल अचीव होना ही है, जैसा कि हेमंत जी ने आपको बताया। चलिए, तो अब सवाल जवाब का सिलसिला तो यहाँ पर खत्म करते हैं, लेकिन हेमंत जी, आज के टॉप 4 पिक्स आपके क्या रहेंगे? देखिए, मैं 4 फंड जो मुझे देने हैं, मैं शुरुआत करता हूँ निपॉन इंडिया मल्टी कैप, इस फंड का मैंने जिक्र भी किया। ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप, कोटक इमर्जिंग जो एक मिड कैप फंड है, और पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड। ये 4 फंड मुझे लगता है, चाहे आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो, चाहे आप नए निवेशक हो, शुरुआत करना चाहें, और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में सही एक्सपोजर लेने के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, और ये फंड का कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है। जी, तो कुल मिलाकर एक अच्छा फंड जिसको आप अपने अकॉर्डिंग, यानी कि आपकी सहूलियत के हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आप इन फंड्स पे आगे बढ़ सकते हैं। कुल मिलाके इस फंड पे इन्वेस्टमेंट करिए और खूब मुनाफा कमाइए। इसी के साथ हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका हेमंत जी, और सारे सवालों के जवाब देने के लिए। और अब इसी के साथ योर मनी में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।